Hey everyone, I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu and today we will discuss the chapter number 6 of the 10th class, that is life processes. And in this chapter we have covered the nutrition portion and now the respiration is there. So let's start the video. व्हाट इज रेस्पिरेशन, क्या होता है रेस्पिरेशन? ऐसे तो हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, जब भी वर्ड दिमाग में आता है तो हम ब्रीथिंग के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ब्रीथिंग। तो यही रेस्पिरेशन है। नहीं, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस है। ब्रीथिंग में आप इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की बात करते हैं। रेस्पिरेशन में आपको बताना पड़ता है कि ये जो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन आपने किया है ये क्यों किया है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, विद इन द सेल्स काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? एनर्जी की प्रोडक्शन का काम चल रहा है। दिस इज द मेन पॉइंट कि हम ब्रीथिंग तो करते हैं, वी शो द ब्रीथिंग इन अस, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, देयर इज अ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं। क्यों इनहेल कर रहे हैं? बिकॉज वी नीड इट। व्हाई? सो दैट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को हम एटीपी की फॉर्म में फिर स्टोर करके रख लेते हैं। एटीपी क्या है? इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो एनर्जी की प्रोडक्शन है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ से हमने किया है, किस तरीके से? क्योंकि हमने तो अभी न्यूट्रिशन वाला पोर्शन पढ़ा है, तो हमें पता है कि हमने क्या करा था वहाँ पे। जितना भी जो भी चीज़ हम खाते थे, जो भी फूड मटेरियल हम लेते थे, तो हम लेते थे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और उस कॉम्प्लेक्स चीज को हम किसी सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते थे। अब ये जो सिंपल शुगर है या कह लो जो ग्लूकोज है, उसको हमने एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो ये जो एनर्जी में कन्वर्जन है, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। पहले हमने खाना खाया, उसको डाइजेस्ट किया, वो था डाइजेशन। अब जो खाना खाया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना इज रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन हो भी सकती है, नहीं हुई, क्योंकि दो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आप लोग पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या है? इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, कि बायोलॉजिकल चल रहा था कोई प्रोसेस और केमिकल उसमें कुछ कन्वर्जन। इसमें बायोकेमिकल प्रोसेस है जो सेल्स के अंदर चल रही है ऑर्गेनिजम्स में, और इसमें क्या होता है, एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज कहाँ से मिला हमें? फूड से। फूड हमने डाइजेस्ट करा, हमारे पास ग्लूकोज आ गया। ग्लूकोज जो है हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा था ना किस तरह से एब्जॉर्प्शन हो रही थी, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन कवर अप है किससे? ब्लड वेसल से कवर अप है, तो एब्जॉर्प्शन वहां हो गई थी ग्लूकोज की। लेकिन ग्लूकोज को तो हमने कन्वर्ट करना है किसमें? एनर्जी में। तो ये जो एनर्जी का कन्वर्जन है, इसी को तो कहते हैं हम कि हमने क्या शो करा, रेस्पिरेशन। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इनटेक ऑक्सीजन इसमें बहुत हेल्प कर रहा है, which is further used up by the cell to perform। अब एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि हर एक सेल को अपना अपना कोई फंक्शन करना है, तो हर एक सेल को एनर्जी चाहिए। अभी इस टाइम में मैं बहुत बोल रही हूँ, तो मेरे सेल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? जो फूड मैंने खाया है, जो फूड मैंने लिया है, वो हो गया है डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेस्ट। अब उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? रेस्पिरेशन। Now the energy which is released by the respiration is used to make ATP। कहाँ से बना ATP? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की हेल्प से, इन दोनों के प्लस से आपको ATP मिलता है, विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की एनर्जी की करेंसी है। ठीक है, सेल तभी काम करेगा जब आप उसको एनर्जी करेंसी दोगे, और एनर्जी करेंसी क्या है? ATP है। उसको पैसे चाहिए, और पैसे किस फॉर्म में चाहिए? उसको ATP की फॉर्म में पैसे चाहिए। जब आप उसको दोगे ये ATP, तब वो काम करना शुरू कर देता है। तो दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। वो पैसे नहीं दे रहे हम उसको, याद रखने का तरीका है कि दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसके बिना सेल जो है अपने काम नहीं करेगा।
ठीक है। अब जो रेस्पिरेशन है वो दो टाइप्स की है, कौन कौन सी? एरोबिक, एनएरोबिक। एरोबिक वर्ड ऑक्सीजन से रिलेटेड है, एयर से रिलेटेड है। अगर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, अगर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हेल्प कर रही है तो रेस्पिरेशन का नाम चलेगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एन का मतलब एब्सेंस, अगर वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन मेनली हम फोकस करेंगे कि हमने एनर्जी को प्रोड्यूस करवाना है ताकि सेल्स उसको यूज कर सके, क्योंकि सेल्स ने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस शो करने हैं। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच the glucose is break down and the energy is produced because the cells need the energy for their various function. So this is known as a respiration. Respiration आपकी aerobic भी हो सकती है और anaerobic भी हो सकती है, मतलब in presence of oxygen and in absence of oxygen, दो तरीके से respiration चलती है। अब कैसे? रेस्पिरेशन में सबसे बड़ा रॉ मटेरियल जो है वो तो है ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज होगा, क्योंकि ग्लूकोज को ही तो एनर्जी में कन्वर्ट करना है ना, इसी को तो एनर्जी में कन्वर्ट करना है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, जो सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल्स पढ़ते हैं हम बोलते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस है ना, आसपास साइटोप्लाज्म है, ये सारा, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया है या बाकी सब है, राइबोसोम्स है, ये है। तो जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि फॉर्मूला ही C6H12O6 है। ये कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को 3 कार्बन वाले पायरुवेट में। तो आई थिंक 2 पायरुवेट इससे बन गए, एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट हमारे पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया। अब ये प्रोसेस हुई साइटोप्लाज्म में यहाँ पे। अब अगर आप एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तब आपको दो यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे स्टेप्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं जो कहाँ हो रही है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मैंने कहा ना, जैसे ये न्यूक्लियस था, बाकी वाला पोर्शन आपका सेल का साइटोप्लाज्म है, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखता है सेल के अंदर, आपको राइबोसोम्स भी दिखते हैं, आपको गोल्गी अपरेटस भी दिखता है ना। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं सेल के। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन चलती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो आपका पायरुवेट है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस वाटर में, प्लस लॉट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करता है। आई थिंक 38 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी। और ये होता किसमें है? हम लोगों में, यानी ह्यूमन बींग्स में एरोबिक रेस्पिरेशन चल रही है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बात याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन और किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, जिसमें ये जो आपका ग्लूकोज है ये पायरुवेट में पहले कन्वर्ट हुआ और फिर वो पायरुवेट आपका कन्वर्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में, आपके वाटर में, एंड लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एंड एनर्जी गेट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ATP व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेल। ये याद रखना आपको एरोबिक के लिए। अगर आप बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की तो आपको याद रखना है क्या? फर्मेंटेशन। व्हाट इज फर्मेंटेशन? which is done with the help of yeast। जो फंजाई है उसी को बोलते हैं ना हम ईस्ट, जो खमीर होता है उसको ईस्ट बोलते हैं ना। तो ईस्ट क्या करते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो ये जो पायरुवेट था जो साइटोप्लाज्म में बन चुका है, उस पायरुवेट को कन्वर्ट कर देते हैं इथेनॉल, अल्कोहल में, C2H5OH। अब कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं, लॉट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी इतनी नहीं रिलीज होती जितनी एरोबिक में रिलीज होती है। यहाँ पे हाई एनर्जी का रिलीज चल रहा है, ये ज्यादा बेस्ट है।
ये प्रोसेस ज़्यादा बेस्ट है एज कम्पेयर टू फर्मेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी थोड़ी कम रिलीज हुई है लेकिन एनर्जी रिलीज होती है। ये इस प्रोसेस को कहते हैं हम फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कौन शो करता है? ईस्ट, जो आपके होते हैं फंजाई की फैमिली। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं चाहिए और कन्वर्ट कर देते हैं पायरुवेट को किसमें? अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड एनर्जी इज रिलीज। सिमिलरली जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा भागते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी प्रोसेस करते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो हमारे जो मसल्स के सेल हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि ज़्यादा काम कर लिया है, ज़्यादा भाग लिया है, ज़्यादा कुछ जिम में वर्कआउट कर लिया है। तो जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है बॉडी के मसल्स में, मसल्स के सेल में देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ये यहाँ पे भी क्या होता है, जो पायरुवेट है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है लैक्टिक एसिड में। 3 कार्बन कंपाउंड है ये भी। तो लैक्टिक एसिड जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है मसल्स में। ऐसा भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हेन द मसल्स गेट फैटीग, जब वो थक जाती हैं मसल्स, तब क्या फॉर्म होता है मसल सेल्स में? तब फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड, क्योंकि यही जो ग्लूकोज है जो कि साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ था, वो पायरुवेट अब कन्वर्ट हो चुका है लैक्टिक एसिड में। दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड एंड एनर्जी इज आल्सो रिलीज्ड, क्योंकि वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉक कर रहे हैं तो एनर्जी तो चाहिए, तो एनर्जी तो रिलीज होती है। साथ साथ में जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हमारे मसल्स गेट फटीग, तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन भी होती है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ में हमने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 स्टेप्स थे, एक था फर्मेंटेशन, दूसरा था मसल सेल्स के अंदर, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये कैसा कहाँ हुआ? रेस्पिरेशन में। और रेस्पिरेशन में अगर ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है तो साइटोप्लाज्म याद रखना है, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है आपको, ठीक है। तो ग्लूकोज इज द रॉ मटेरियल विच इज द आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस इसने स्टार्ट करा है, ठीक है, ग्लूकोज ने। सो लॉट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म्ड एंड एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी मॉलिक्यूल। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बनाने वाला कौन है? ये एनर्जी है। और ये कहाँ यूज कर रहे हैं हम? डिफरेंट जो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं सेल्स के अंदर, जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट चलेगी, वहाँ पे एटीपी को एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कह के हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें कि रेस्पिरेशन किस तरह से चल रही है ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो सबसे पहले इनहेलेशन, इनहेल की प्रोसेस देख लेते हैं। नोज के थ्रू ब्रीथिंग चलती है, ऑक्सीजन इनटेक कर लिया हमने, ठीक है। फिर वो फेरिंग्स से लैरिंग्स, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, वहाँ पे जाके चला गया ऑक्सीजन। और फिर अगर हम बाकी प्रोसेसेस देखें कि किस तरह से ये लैरिंग्स से होते हुए, दिस इज द वॉइस बॉक्स, यहाँ से होते हुए ट्रैकिया वाले पोर्शन में, इस पोर्शन में एंटर करेगी। नाउ इट गेट ट्रांसफर इनटू द, आपका यहाँ पे एंटर कर गया लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंक्यूल्स में, क्योंकि आगे फिर फर्दर डिविजन्स आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिविजन्स आ गई और जैसे ब्रोंक्यूल्स में आपकी एयर पास हुई तो फाइनली वो एंटर करती हैं एल्वियोलाई में। अब ये एल्वियोलाई क्या है? यहाँ पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, इस तरह से बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। कहाँ पे ये सारा प्रोसेस चल रहा है? ये ट्रैकिया के बाद आपके लंग्स यहाँ पे स्टार्ट हो गए, दीज आर लंग्स। तो लंग्स के अंदर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और उसके बाद एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। एल्वियोलाई में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन हो रही है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड की कैपिलरीज है। आर्टरीज और वेन्स पढ़े हमने, तो जब वो बहुत छोटी छोटी डिविजन्स में डिवाइड होती है हम उनको बोलते हैं कैपिलरीज। तो ब्लड की कैपिलरीज उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए हमें रेस्पिरेशन के लिए। तो किस तरह से हुआ ये? अब ये भी देख लेते हैं कि आरबीसी जो है उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन को कैरी करके रखता है, ठीक है।
एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई आपके बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। किस चीज के लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। एक्सटेंसिव नेटवर्क है उनका। किसके साथ कनेक्शन है? ये देखिए किसके साथ कनेक्शन है इन बैलून्स का? ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्शन है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड में आ सके। और ब्लड में कौन लेता है ऑक्सीजन को? हीमोग्लोबिन, विच इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, तो यहाँ में हम पढ़ रहे थे कि नोज के थ्रू ऑक्सीजन अंदर की, ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में आई, ब्रोंकाई लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में आई, ब्रोंक्यूल्स में पास हुई, उसके बाद आपकी एल्वेओलाई में पास करे। वो इस तरह से बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। और इनमें है क्या? इनमें नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है इनके साथ, ताकि ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा इनटेक कर सके। Now the oxygen which is present in the alveoli is taken up by the blood in the alveolar blood vessels। इसके साथ जो blood vessels जुड़ी हुई हैं वो इनटेक कर रही हैं सारी की सारी ऑक्सीजन को। कौन हेल्प कर रहा है? हीमोग्लोबिन हेल्प कर रहा है। हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, आपका ब्लड का, आरबीसी का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करता है। ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सचेंज। अब हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को तो कैरी कर लिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जिसको वो लेके घूम रहा है, जो बॉडी को नहीं चाहिए, वो उसने एल्वेओलाई में रिलीज कर दे, ताकि उन्हीं लंग्स के थ्रू, हम माउथ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर कर सके और ऑक्सीजन का इनटेक कर सके। ठीक है, अब हमने तो रेस्पिरेशन इस तरह से करी कि हमारे लंग्स ने हमारे एल्वेओलाई में हमारी बहुत हेल्प करी ऑक्सीजन का इनटेक करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में। अब प्लांट्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होती है? प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज होता है किसके थ्रू? थ्रू द स्टोमेटा। व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा आर द पोर्स इन द लीफ। अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें बच्चे लीफ का, ये था क्रॉस सेक्शन जो हम पहले भी कर चुके हैं। जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो हम देखते हैं ये मीजोफिल की एक बड़ी सी जो लेयर है, और लास्ट में ये जो लोअर एपिडर्मिस वाली लेयर है, यहाँ पे गार्ड सेल्स प्रेजेंट है। और आपको पता है कि जहाँ पे गार्ड सेल्स आ जाते हैं इस तरह से, दो गार्ड सेल्स हैं, तो उसके बीच में आपको ये वाला पोर्शन जो दिखता है, दिस इज नोन एज अ पोर। पोर, और कौन सा पोर है ये? दिस इज अ स्टोमेटा। किस चीज के लिए? गैस के एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीव्स में। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या था? पोर्स इन द लीफ। ठीक है, मोस्टली ऑन द अंडर सरफेस। ईच पोर इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। दो गार्ड सेल्स हैं जो उस पोर को कवर अप कर रहे हैं। गार्ड सेल्स चेंज द शेप टू ओपन और क्लोज द स्टोमेटा। देखो, जब बहुत ज्यादा स्वोलन हो जाते हैं गार्ड सेल्स, टर्जिड हो जाते हैं, तब जो पोर है वो ओपन अप हो जाता है, और ओपन अप होने से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। कब? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ये पोर, ये जो गार्ड सेल्स हैं ये स्वोलन हो जाते हैं, और जैसे ये स्वोलन हुए, टर्जिड हुए, तो ये पोर जो है ये ओपन अप हो जाएगा। ये पोर जैसे ही ओपन हुआ, गैसेस का एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है, और जब गैसेस का एक्सचेंज होता है तब आपका वाटर भी फटाफट से उस पोर के थ्रू आउट होना, यानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो वाटर फटाफट से, वाटर को तो हमने नहीं निकलने देना ना प्लांट से, इसलिए जो गार्ड सेल्स है वो फटाफट से श्रिंक भी होना शुरू हो जाते हैं। उनके श्रिंक होने से वो फ्लैट अप हो जाते हैं, और ये जो पोर है ये क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से वर्किंग चलती है किसकी? स्टोमेटा की। और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव में, यंग जो आपकी स्टेम्स होती हैं उनमें, रूट्स में। water is lost through these stomata, so plants close them when they don't need carbon dioxide for the photosynthesis। जब photosynthesis नहीं होनी है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, तब ये पोर क्लोज हो जाते हैं। जब एक्सचेंज करवाना हो गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करवाना हो फोटोसिंथेसिस के लिए, हमें जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की,
तब गार्ड सेल्स स्वोलन अप होके इस पोर को ओपन अप कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है, वाटर का लॉस भी होना शुरू हो जाता है। वाटर का लॉस ज़्यादा ना हो इसलिए गार्ड सेल अपने आप को श्रिंक भी कर लेते हैं और पोर को क्लोज भी कर लेते हैं। सो दिस इज द gaseous exchange or the respiration in the plants which is done through the stomata, which is a pore which is present in the under surface of the leaf, and each pore is surrounded by the pair of the guard cell। तो आपको यहाँ पे guard cells याद रखने हैं और आपको स्टोमेटल पोर याद रखना है अगर आप रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स देखें तो, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ में भी मैंने बता दिया था, यहाँ ये वाला जो पोर्शन है आपका, दिस पोर्शन इज द स्टोमेटल पोर। सो दिस वीडियो इज नाउ फिनिश and please subscribe the channel, share it with your friends so that they can gain the help. Thank you बच्चे।